नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, ये आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 23 मार्च से 30 मार्च 2025। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो 19वें मुख्य सचिव बने हैं, तो सही जवाब है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वर्ष 1999 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कितने जिलों के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो कितने जिलों की है? तो सही जवाब है 4 जिलों के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। कौन कौन से जिले हैं, क्या क्या नाम है, डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जिलों, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि ब्रिटिश कालीन नामों को बदला जाएगा और भारतीय संस्कृति के अनुरूप नाम रखे जाएंगे। हरिद्वार जिले में जो बदले गए नाम हैं, औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर रखा गया, गाजीवाली का नाम आर्यनगर, चांदपुर ज्योतिबा फूले नगर, मोहम्मदपुर जाट का मोहनपुर जाट, खानपुर कुर्सली का नाम अंबेडकर नगर, इंद्रिसपुर का नाम नंदपुर, खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फजलपुर का नाम है विजयनगर। देहरादून जिले में जो बदले गए नाम है, मियांवाला का नाम रामजी वाला रखा गया है, पीरवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर रखा गया है। नैनीताल जिले में जो बदले गए नाम है, तो जो नवाबी रोड है इसका नाम अटल मार्ग रखा गया है। पं, पंचक्की से आईटी रोड का नाम गुरु गोलवलकर मार्ग रखा गया है। और उधम सिंह नगर जिले में जो बदला गया नाम है, सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी रखा गया है। तो इन नामों को बदलने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? उत्तराखंड का जो पहला महिला खेल विश्वविद्यालय है, तो इसे चंपावत जिले में खोला जाएगा। सी ऑप्शन चंपावत जिला। तो उत्तराखंड में पहला महिला खेल विश्वविद्यालय चंपावत जिले के लोहाघाट में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई इस घोषणा के बाद शासन ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण की जो जिम्मेदारी है पेयजल एवं निर्माण विकास निगम को दी गई है, जिसे कार्यदायी संस्था बनाया गया है। उत्तराखंड की जो खेल मंत्री हैं रेखा आर्य। क्वेश्चन नंबर 4, गढ़वाली फिल्म निखाणिया जोग किस विषय पर आधारित है? तो जो गढ़वाली फिल्म निखाणिया जोग है, ये किस विषय पर आधारित है? तो पलायन और बेरोजगारी पर आधारित है निखाणिया जोग गढ़वाली फिल्म। गढ़वाली भाषा में बनी फीचर फिल्म निखाणिया जोग का पोस्टर दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में लॉन्च किया गया और यह फिल्म पलायन और बेरोजगारी की समस्या पर आधारित है, जिसमें एक पहाड़ी युवक की संघर्ष और सफलता की कहानी दिखाई गई है। विषय है ये फिल्म पलायन और बेरोजगारी पर केंद्रित है और पहाड़ का युवक दिल्ली में होटल मालिक बनने तक का सफर तय करता है, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिल्म निर्माता है प्रदीप भंडारी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता है मेघना ठाकुर ने। सी ऑप्शन मेघना ठाकुर ने जीता है मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब। तो हिमालयन बस द्वारा आयोजित मिस उत्तराखंड के ग्रैंड फिनाले में देहरादून की मेघना ठाकुर ने खिताब जीता। मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर ये देहरादून की है। प्रथम रनर अप रही है कोमल शर्मा अल्मोड़ा से।
द्वितीय रनर अप रही है मानसी बिट चंपावत से। इसके अलावा मानवी बिश्नोई को मॉडल ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड सरकार गंगा और शारदा नदियों के किनारे गलियारे विकसित कर रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। बी ऑप्शन सही जवाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इन्होंने गंगा और शारदा नदियों के किनारे धार्मिक गलियारे विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है बुनियादी ढांचे का विकास, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन, उत्तराखंड को एक प्रमुख आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का संरक्षण, परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित करना और देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के पिछले 2 से 3 साल के करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी हमारे वेबसाइट में। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं jardhari-classes.in या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया जाएगा, तो आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस के पिछले 2 से 3 साल के आप करंट अफेयर की ई बुक ले सकते हैं। इसके अलावा जरधारी क्लासेस के जो भी नोट्स हैं इन सभी की ई बुक भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो jardhari-classes.in पे आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास जिसका नाम है इंद्र 2025 का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को शुरू हुआ है। यह कहाँ आयोजित किया गया? जो इंद्र 2025 है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही जवाब इसका बंगाल की खाड़ी में। बी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी। तो डिटेल जान लेते हैं। भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट के पास शुरू हुआ और ये अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला है बंदरगाह चरण, ये 28 से 30 मार्च 2025 चेन्नई में। उद्घाटन समारोह, रणनीतिक चर्चा, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नौसैनिक संबंधों को मजबूत करने की इसमें गतिविधियां शामिल की गई। दूसरा जो चरण है समुद्री चरण, जो 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो इसमें युद्धाभ्यास हुआ, वायुरोधी ऑपरेशन, समुद्री और हवाई लक्ष्यों पर फायरिंग अभ्यास किया गया। पिछला संस्करण था जो इससे पहले 13वां संस्करण जुलाई 2024 में रूस की नौसेना द्वारा फिनलैंड की खाड़ी में आयोजित किया गया था। पहला जो इंद्र अभ्यास था ये 2003 में हुआ था, जिसका उद्देश्य था भारत और रूस के बीच सामरिक सहयोग और संचालन क्षमता को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2024 में भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इसने किस देश को पीछे छोड़कर यह स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो सही जवाब इसका श्रीलंका को। तो भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त कर दिया है। तो भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जिससे वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। पहला स्थान केन्या ने बनाए रखा है, इससे पहले भी केन्या का ही पहला स्थान था और भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए ये दूसरा स्थान हासिल किया है। 2023 में भारत का चाय निर्यात 231.69 मिलियन किलोग्राम था, जबकि 2024 में इसमें 10% की वृद्धि दर्ज की गई है और इस तरह भारत दूसरे स्थान पर आ पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व जो टीबी दिवस 2025 है तो इसकी थीम क्या थी?
तो इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है ताकि टीबी के विनाशकारी प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसे समाप्त करने के प्रयासों को तेज किया जा सके। वर्ष 1882 में 24 मार्च को ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी का जीवाणु है, इसकी खोज की थी और इसीलिए 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम रखी गई थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। टीबी जो है मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करने वाला संक्रामक रोग है और भारत में 20 से 25 लाख नए मामले हर साल सामने आते हैं टीबी के और लगभग 4 लाख लोगों की टीबी से मृत्यु हो जाती है। टीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार के प्रयासों के बारे में जानते हैं। पहला है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान है, ये 2019 में शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों को सहायता प्रदान करता है। निक्षय मित्र पहल के तहत भारत का लक्ष्य विश्व स्तर पर की अगर बात करें तो टीबी समाप्ति का लक्ष्य है विश्व स्तर पर 2030 और भारत का टीबी समाप्ति लक्ष्य है 2025। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया? एबेल जो पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 2024 का एबेल पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है मसाकी काशीवारा को। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्रिस्टल बेस की खोज ने जटिल गणनाओं को सरल ग्राफ में बदलने की सुविधा प्रदान की, जिससे गणितीय सिद्धांतों की समझ और गणना में क्रांतिकारी सुधार हुआ है और इसके लिए इन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं तो ये नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है और ये पुरस्कार 2002 में नॉर्वे की संसद द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 2003 में प्रदान किया गया था। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और विजेता को 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, लगभग $72,000 की धनराशि और एक क्लास पट्टिका दी जाती है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेज, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के काफ़ी सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको जरधारी क्लासेस के सभी करंट अफेयर की ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएगी। जरधारी क्लासेस के जो उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। सभी जरधारी क्लासेस के जो भी नोट्स हैं वो आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।